हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का प्रश्नावली जो है 3.3 मतलब 3.3 है जो उसका थर्ड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं पीछे, जिनमें प्रतिस्थापन विधि थी जो उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। जिस बच्चे ने वो नहीं समझी या फिर जिस बच्चे को नहीं आती तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा देख ले उसको, ताकि ये क्वेश्चन यहाँ से आगे अच्छे से समझ आए। तो देखिए हमारे जो 3.3 है एक्सरसाइज 3.3, इस सारी एक्सरसाइज के अंदर केवल और केवल क्या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया गया है ना। और प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है ऑल जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं, हर चैप्टर के अंदर, मतलब बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें ताकि कुछ समझ में आए। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट इस क्वेश्चन में क्लियर ना हो पाए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाए, है ना। वीडियो अंत तक देखें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें 3.3 प्रश्नावली जो हमारी, उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो निम्न समस्याएं, मतलब नीचे बहुत सी समस्याएं लिखी गई हैं, उन समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाओ। क्या बनाना है? पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद में उनका हल करना है। हल किस तरह करना वो भी बता दिया उन्होंने कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। उनका किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि। जिस बच्चे को प्रतिस्थापन विधि नहीं आती वो पर्सनली अगर सीखना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखें कि पहली समस्या हमारी क्या थी। एक कहानी के रूप में हमें समस्या बताई गई है। इस कहानी को, इस समस्या को पढ़कर हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने 2। कितने रैखिक समीकरण युग्म बनाने? मतलब 2 रैखिक समीकरण बनानी है। ठीक है, और दोनों रैखिक समीकरणों से हमें क्या करना, फिर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर कर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम कहानी को पढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26। अंतर का मतलब ये होता है कि 2 संख्याएं हमारे पास, कोई भी 2 संख्या हो सकती हैं, उनका अगर अंतर मतलब एक संख्या में से अगर हम दूसरी संख्या को घटाएं, 2 संख्याएं उनमें से एक संख्या पकड़ो और दूसरी संख्या को उनमें से घटाओ और फिर देखो जो आंसर आता है घटाकर उनका कितना है? 26 आएगा। मतलब उन दोनों के बीच का अंतर कितना? 26 है। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 2 कंडीशन दे दी। एक कंडीशन में उसने बता दिया कि इनका 2 संख्या है जो उनका जो अंतर है वो कितना है? 26। और दूसरी कंडीशन बता दी कि पहले एक संख्या है, कोई सी भी हो सकती है, वो पहली हो या फिर लास्ट की हो। उन दोनों में अगर हम एक संख्या को देखें तो दूसरी जो संख्या बचेगी वो क्या रहेगी? उस संख्या की 3 गुना रहेगी। क्या रहेगी? उस संख्या की 3 गुना रहेगी। तो हम यहाँ देखते हैं क्या करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पहली समस्या में पहले प्रॉब्लम बताई वो यहाँ से नोट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मानेंगे, क्योंकि हमने वो संख्याएं बतानी है और हमें उन संख्याओं का नहीं पता। तो हम यहाँ करते हैं 2 चर मान लेते हैं उन संख्याओं को। माना पहली संख्या, है ना, माना पहली संख्या, क्योंकि हमारे पास 2 संख्या तो दोनों संख्या पहली दूसरी हो जाएंगी। पहली संख्या मान ली हमने x, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? दूसरी संख्या हो जाएगी y, क्योंकि हमें 2 चर वाले समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए 2 चर मानने जरूरी है। तो पहली संख्या x तो दूसरी क्या हो गई? y। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे x y हो गया। अब हमें 2 स्थिति दी गई है, पहली स्थिति यह है, दूसरी स्थिति वो है। तो अगर हम यहाँ पहली स्थिति देखें, ठीक है, स्थिति फर्स्ट में क्या कहा उन्होंने कि एक संख्या मतलब दोनों संख्याओं के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 26 है। मतलब ये हुआ कि अगर हम x में से y को घटाएं तो इनका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 26। पहली समीकरण हमारी यही बन गई। ठीक है, अब पहली समीकरण हमारी ये बन चुकी है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन नंबर 2, यहीं पे देख लीजिए, स्थिति 2। दूसरी स्थिति में क्या कहा था उसने? दूसरी स्थिति में बताया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और हमें नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है। तो हम क्या करते हैं कि x को मान लेते हैं और इधर क्या करते हैं, जो बच गया क्या? y। अगर y को हम 3 से गुणा करें तो वो x के बराबर बैठेगी। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। होगी कंडीशन फुलफिल। हमारे पास 2 समीकरण निकल के आ चुकी हैं। अब आप ये कहोगे सर यहाँ पे तो x की वैल्यू निकली हुई है। कोई बात ना, यहाँ पर अगर आप चाहो देखो यहाँ पे जो हम
प्रतिस्थापन विधि में तीसरी समीकरण निकालते हुए यहाँ पे पहले से ही निकली हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक चर है जो दूसरे चर के ऑटोमेटिकली ही बराबर दिया गया है। तो ये हमारा और थोड़ा इजी मेथड हो जाएगा, यहीं पे देख लो आराम से, है ना। हम क्या करते थे कि अब प्रतिस्थापन विधि का जब भी हम प्रयोग करते थे तो हमारा पहला पॉइंट था जो क्या था कि समीकरण 1 से या 2 से x की वैल्यू फाइंड करनी थी। किसकी? x या y की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहले से ही दूसरी वैल्यू फाइंड हो रखी है, मतलब हमें तीसरी समीकरण बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर दूसरी समीकरण बनाते तो ये क्यों x यहीं पर रहने देते, y को इधर ले जाते हैं, तो y यहाँ पहले ही गया हुआ, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पहले से ही कम हो गया और आसान बात हो गई हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, इसी को समीकरण मान चलते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट क्या था, पहली समीकरण से तीसरी समीकरण बनाते थे, तो अब हमारा वो पॉइंट तो कट चुका है, क्योंकि यहाँ पहले से ही x के बराबर वैल्यू आई रखी है। तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या था कि तीसरी समीकरण को हम दूसरी समीकरण में या पहली समीकरण में रखते थे। तो हम क्या करते हैं कि इसी समीकरण को, तो यहाँ पॉइंट डालो नंबर, यहाँ पे समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर अगर हम इस समीकरण 2 को 1 में रख दें, मतलब कैसे रखें, समीकरण 2 क्या हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है ना, यही समीकरण हमारी पहली वाली। अब देखो यहाँ पे x के बराबर ये वैल्यू है, आप चाहो तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह यहाँ पे 3y लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, मतलब जो यहाँ पे x है उसकी जगह हमने x के बराबर ही तो ये दोनों है ना, तो इसलिए हम x के बराबर इन वैल्यूओं को रख सकते हैं आराम से, है ना। तो अब यहाँ रख दिया हमने। अब क्या करते हैं, हम इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जमा घटा गुणा भाग जो भी करते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ 3y है, यहाँ पे कितना है माइनस का 1y। अगर 3y से 1y जात कितना y बचे? 2y बचे, नहीं बचे, इधर क्या बच रहा है? 26 बच रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें सिर्फ यहाँ y की वैल्यू निकालनी है, तो y इधर रहने दो। अब इधर जाओ, इधर क्या है 26, ठीक है, यहाँ 2 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब इधर इसको इधर ले जाएंगे बराबर से दूसरी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको काट लो, 2 एकम 2 और यहाँ पे 13 दूनी 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, जो y की वैल्यू निकल के आई है उसको समीकरण इसमें रखना। x की वैल्यू निकली थी जहाँ से, ये वाली इसमें रख दो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हमारा अगला पॉइंट यही तो बनता था। वह यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू को समीकरण इसमें रखो, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x बराबर 3y। तो अगर हम यहाँ y की जगह कितना रखें, 13 रखें, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 × 13। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना बन गया, 13 × 39, तो कितना हो गया 39। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई, दोनों वैल्यू निकल चुकी है जो हमने मानी थी। अब मानी क्या थी, अब यहाँ पे लिख दो लास्ट में अतः। अब अतः क्या हमारा आंसर आ गया, अतः पहली संख्या क्या है हमारे पास, x मानी थी हमने। ठीक है, तो x के बराबर कितना आया 39, यहाँ पे 39 लिख दो। दूसरी संख्या मानी थी, दूसरी संख्या क्या मानी है, दूसरी संख्या मानी थी हमने y बराबर कितना आया 13 आया। पहली संख्या, दूसरी संख्या, बस हो गया हमारा आंसर खत्म, कंप्लीट। अब आप चाहो इनकी वेरिफिकेशन करना कि सही आए या गलत आए, तो जो हमारे समीकरण से उनमें आप रख के देख सकते हो। अगर हम यहाँ x की वैल्यू कितना रखें, 39 रखें, और यहाँ माइनस करें कितना 13, तो बराबर 26 ही आएगा ना। 39 से 13 गया 26, तो इसका मतलब जो हमारा ये एक्स वाई की चर की वैल्यू निकली है वो इस कंडीशन को फुलफिल करती है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ उतारो, ये बहुत अच्छे आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, वो पार्ट क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, है ना। तो कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात किससे करना, प्रतिस्थापन विधि से। हमने क्या किया, हमारी समस्या पढ़ी, उसमें सब हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण योग बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि हल करना। तो हम सबसे पहले करते हैं कि माना, यहाँ पे छोटे बड़े कोण की बात हो रही है, सबसे पहले हम किसको मानेंगे, माना बड़ा कोण। क्या मानते हैं, बड़ा कोण, है ना।
हाई बिग एंगल है ना, यहाँ पे क्या करता है, अब बड़ा कोण कितना मान लिया हमने, x मान लिया, तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 चर लेने, तो छोटा कोण क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, y डिग्री, यहाँ पे x डिग्री y डिग्री, डिग्री भी लगा दो क्योंकि उसकी जो कोण की SI यूनिट होती है वो डिग्री होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्थिति फर्स्ट में देखें, अब हमें रैखिक समीकरण बनानी है इनकी, है ना। स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है कि 2 समपूरक कोण है, तो एक स्थिति यही बन गई, समपूरक कोण क्या होता है, 2 कोणों का योग 180 के बराबर होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। तो पहली स्थिति होगी x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया, 180, है ना। यहाँ पे चाहो होता आप लिख भी सकते हो कि 2 समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन था, x, स्थिति 2 में। अब यहाँ स्थिति देख लो सेकंड, है ना, जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी हमारी कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण क्या है हमारा x, वो किसके बराबर है, जो छोटा कोण है उससे 18 डिग्री अधिक है, मतलब y से हमारा छोटा डिग्री y है वो क्या है, 18 डिग्री अधिक है। अगर हम वो छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ दें तो वो किसके बराबर बैठेगा, x के बराबर बैठेगा, है ना। तो ये हमारी समीकरण होगी 2, जैसा पहले समीकरण निकली थी, ये भी देखो और 1 पॉइंट इसमें भी कम हो गया। हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वैल्यू में x की वैल्यू निकालते जो यहाँ से पहले से निकली हुई है, अब यहाँ पहले से निकली हुई है तो हम और आसान तरीके से निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करते थे, समीकरण 1 से 30 समीकरण बनाते थे, अब हम उसकी ज़रूरत ही नहीं रही क्योंकि वो काम जो हम उसमें निकालते थे वो हमारे सेकेंड इक्वेशन में निकला हुआ है, तो अब हम यहीं से चालू कर देते हैं। उस पॉइंट, उस जो हमारा स्टेप था उसको हम हटा देते और अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या था हमारा, समीकरण 2 को समीकरण किसमें, 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब हम जब समीकरण इसको समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में कैसे रखेंगे कि यहाँ x की वैल्यू ये है, मतलब x की जगह हम इन वैल्यूओं को रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस में y इज इक्वल टू 180। ठीक है, हमारे पास x की जगह हमें क्या रखना, y प्लस में 18 डिग्री, y प्लस में 18, और प्लस में क्या बच गया, यहाँ पे जो बच गया वो भी लिख लो, एक y और इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मतलब इसका जमा घटा करते हैं। यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y, कितने y हो गए, 2 y हो गए, है ना। और यहाँ पे कितना 180, यहाँ पे 18 जमा का है, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो 2y बचा यहाँ पे, और यहाँ से 180 से हम क्या करना है, 18 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 से 8 गए 2 बचे, है ना। यहाँ पे कितने तो बचे 7, 7 से 1 गया तो 6, मतलब 162 बचे, कितने बचे 162। अगर यहाँ देखो अब y इज इक्वल टू यहाँ 2 गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर इससे 2 से भाग करें तो 2 एकम 2, है ना, यहाँ जाएगा 21, 2 8 16, 2 एकम 2, है ना, 81 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 81 डिग्री। ठीक है, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, y की। जब y की वैल्यू निकल आती है फिर हम क्या करते हैं, उसका यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण यहाँ पे 2 में रखना, क्योंकि हमारे पास समीकरण 3 में रखने के बजाय आप 2 में, जो काम 3 करती थी वो 2 ही कर रही है हमारा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे समीकरण 2 क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू वाई प्लस में 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 प्लस में 18। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 99। ठीक है, कितनी होगी, 99। अब हमें अतः करते हैं, यहाँ पे अतः, है ना, अतः में क्या आया था, बड़ा कोण क्या था हमारा, ठीक है, बड़ा कोण बराबर x था, x बराबर कितना आ रहा, 99 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे छोटा कोण कितना था हमारा, छोटा कोण है जो वो कितना है, y बराबर कितना आ रहा है, 81 डिग्री। ठीक है, तो ये x था, ये y था। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन जो आसानी से हो गया। ठीक है, करो ये। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक समस्या बताई गई है, उस समस्या एक कहानी के रूप में है, और इस कहानी से हमें क्या करना है, 2 समीकरण बनानी है, 2 रैखिक समीकरण बनानी है, और दोनों रैखिक समीकरणों को फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो हम पहले पढ़ते हैं, एक क्रिकेट टीम ने, मतलब क्रिकेट टीम थी कोई, क्रिकेट टीम क्या कर रही है, 7 बल्ला खरीदती है और 6 गेंदे की खरीदती है, कितने रुपए में, 3800 रुपये में। फिर बाद में क्या करता है, वो 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदते हैं। अब हमें बताना यह है कि एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत कितनी है। तो हम पहले जो हम पे लिखवाया जाता है
जो उसने बोला है कि ये चीज़ निकालो, आप उसका क्या करो, उसी चीज़ को मान लो। तो यहाँ पर क्या कहा उसने, एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, बराबर कितना है, रुपये x रुपया है ना। और एक गेंद का मूल्य, अगर हम एक गेंद का मूल्य माने तो यहाँ मानेंगे रुपये y, है ना। दोनों मान लिए। अब हमें क्या करना है, समीकरण बनाने। पहले स्थिति फर्स्ट देखते हैं कि स्थिति एक में क्या क्या बताया गया। स्थिति एक में बताया कि उन्हें 7 तो बल्ले थे, मतलब एक बल्ला अगर कितने का है, x का है, तो 7 बल्ले कितने हो जाएंगे, मतलब x से 7 गुणा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 7x जमा किया, कितनी गेंदें थी, 6 गेंदें थी। तो अगर दोनों की अगर कीमत को हम मिलाएं तो टोटल कितने रुपए बन रहे थे, 3800 रुपये। कितने रुपए, 3800, ठीक है। यही निकल कर आ रहा था। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड स्थिति क्या थी हमारी, सेकंड स्थिति में अगर हम देखें यहाँ पर, तो सेकंड स्थिति में क्या है, 3 तो बल्ले थे, 5 गेंदें थी, मतलब 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू कितने था, 1750। कितने थे, 1750। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन निकल चुके हैं आसानी से, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि में मैंने पहले ही बताया था जब शुरुआत में, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी वो वीडियो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जाके देख ले, पर्सनली प्रतिस्थापन विधि समझे, ताकि ये चैप्टर आगे अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या था कि अब हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी पहले, और वो कहाँ से निकलेगी, चाहे समीकरण 1 से निकालो चाहे समीकरण 2 से निकालो। तो हम मान लो समीकरण 1 पहले है तो 1 से निकाल, 2 है तो 2 से। यहाँ देखो आप, अगर आपको ये भी समझ में रहा कि हम कौन सी से निकालें, तो ये समझ लो कि जिस वैल्यू में सबसे कम संख्या हो, जैसे यहाँ 3 5 यहाँ 6 7 है, तो छोटी इसमें है तो आप इससे भी निकाल सकते हो, है ना। तो आप इसी से निकाल लो क्योंकि छोटी संख्या बन रही है इसमें। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ क्या करें, समीकरण 2 से, चाहे 1 से निकाल चाहे 2 से निकालो, आपकी मर्जी है, आंसर हमारा फिर भी ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करना, हमने x की वैल्यू निकालनी। समीकरण 2 ये है, तो यहाँ देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालें तो बराबर क्या हो जाएगा, 1750 पहले से ही है यहाँ पे, और ये 5y अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 क्या है उसके साथ गुणा में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाग में। तो हमारी समीकरण 2 से ये निकल कर x की वैल्यू क्या आ रही है कि 1750 में से अगर हम 5y को घटाएं और 3 से फिर भाग दें तो हमारे x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, मान ली समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 को जिस समीकरण से ये निकालिए उसे छोड़कर, उससे मतलब अगर पहली से निकालिए तो दूसरी में रखो, अगर दूसरी से निकालिए तो पहली में रखो। तो हमने कौन सी से निकाली थी, दूसरी से, तो हमें कौन सी में रखनी है, पहली में। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है, समीकरण 3 को, समीकरण 3 को, कौन से को, समीकरण 3 को समीकरण कौन सी में रखना है, समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 में अगर हम रखें तो देखो समीकरण 1 क्या हमारी, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। हमारी x की वैल्यू ये आई हुई है, तो x की जगह सिर्फ ओनली x की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है, बाकी अपना सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ देखिए 7 और यहाँ पे गुणा में क्या थी x, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 1750 माइनस 5y और बटे में कितना है 3, ठीक है। और फिर प्लस में यहाँ पे देखिए प्लस में क्या बच रहा है, यहाँ पे 6y इज इक्वल टू कितना है 3800, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम इनका क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जमा गुणा घटा भाग करते हैं सबका। तो यहाँ देखिए क्या क्या होना पड़ेगा, यहाँ 7 इसकी संख्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो 7 के यहाँ 1 करेंगे, फिर ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे। तो नीचे तो कितना आ रहा है 3 आएगा, ऊपर देखो अगर हम 1750 को 7 से गुणा करें कितना आएगा, 7 0 0, 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 कम 7 और 5 12, कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 250, ठीक है। माइनस अब इससे मल्टीपल होगा 7 5 35y, हुआ कि नहीं हुआ, और बटे में कितना यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में अलग है 6y इज इक्वल टू कितना है 3800, ठीक है, यही है। अब हमें क्या करना, अब यहाँ पे देखिए इन दो संख्याओं के बटे में तो 3 है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बटे में 1 कर दो इसका, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम कितना आ गया 3, तो एलसीएम आ गया, है ना। अब यहाँ देखो इसकी इसके साथ गुणा कर दो, इसकी इसके साथ गुणा कर दो, यहाँ पे देखिए 12 250 है ना, माइनस 35y
है ना। और अब बच गया 3 से अगर इसको मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा 18, 6 18 हो जाता है। 18y इज इक्वल टू कितना बच गया 3800। ठीक है, अब 3800 हो गया। अब यहाँ देखिए, अभी 3 यहाँ क्या है, इन सब संख्याओं के नीचे भाग हो रहा है। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में। तो यहाँ देखिए 12,250 माइनस 35। अब देखिए यहाँ पे 35y माइनस का, यहाँ पर 18y प्लस का। तो अगर हम 35 से 18 माइनस करें तो कितना बचेगा 17 बच जाएगा हमारा, माइनस 17y। कितना बच गया 17 बच गए, है ना। अब माइनस का बचा क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर क्या है 3 इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 0 8 या 24 का 4 का हासिल 2 3 3 9 2 11। कितना बच गया यहाँ पे 11,400, है ना। अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ देखिए अगर हम इस माइनस 17y को इधर ही रहने दें और इधर क्या है हमारे पास 11,400, है ना। और ये 12,250 प्लस का, जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 12,250। ठीक है, अब माइनस 17y इज इक्वल टू, अब इससे इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, है ना। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पे 12 से 4 गए तो 8, यहाँ पे बाकी 850 ही बचेगा, है ना। यहाँ 11 हो जाएगा 0, तो माइनस का कितना बचा है 850 बच रहे। अब क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 850। यहाँ पे 17 क्या है गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग। तो 17 एकम 17, 17 पंज 85, 0 का 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू कितना बन गया 50। कितने बन गया 50 आ गया। जब हमारी y की वैल्यू निकल आया तो हमारा जो तीसरा पैटर्न था वो क्या था, पहली तो ये था कि समीकरण 1 से निकालो, दूसरा ये था कि जो समीकरण 3 है उसको समीकरण 1 में रखो। अब चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि हमें जो y की वैल्यू मिली उसको यहाँ समीकरण 3 में रख दो। तो इसका मतलब यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब जब हम इसको समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या हमारी, यहाँ देखिए 1750 माइनस 5y, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर हम इसको रखें 1750 का 1750 माइनस 5 से गुणा हो रहा है 50, है ना। तो 5 से अगर गुणा करेंगे कितना जाएगा 5 5 25, 250 बटे में 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1750 से अगर हम 250 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 1500, है ना। 1500 बाई 3, 3 से इसको गुणा कर दो, 3 पंजा 15 और 2 0, तो x इज इक्वल टू कितना आया 500। ठीक है, तो यहाँ पे 500 x की और y की दोनों की वैल्यू निकल गई। अब आप लिख सकते हो कि अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 और एक गेंद का मूल्य कितना है y बराबर 50। ये हमारा क्या था, एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ करिए इसको।